हाय गाइज, वेलकम टू जेंजी ट्रेडिंग। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। सो गाइज, आज हम कौन सी कंपनी को एनालाइज करेंगे? एशियन पेंट को करेंगे। गाइज, इसमें हम इसके बिजनेस को भी जानेंगे और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी जानेंगे और बहुत ही अच्छे से मैं इसको बहुत ही डिटेल मैनर में सिखाने वाली हूँ। तो गाइज, शुरू करते हैं वीडियो। गाइज, मैंने यहाँ पे डाला एशियन पेंट, एंटर कर दिया। ये एशियन पेंट की कंप्लीट प्रोफाइल एक जगह पे आ गई। सो गाइस, सबसे पहले हम इसके बिजनेस को जानेंगे कि एशियन पेंट करता ही क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसके बिजनेस सेगमेंट्स क्या हैं और उसका एक्सपेंशन मोड क्या है। तो गाइज, हम कंपनी के बारे में यहाँ से जान सकते हैं, जो कि राइट हैंड साइड दे रखा है। एशियन पेंट इज द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन दिस इन पेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, और ये कितने साल पुरानी कंपनी है? 80 साल पुरानी कंपनी है। और ये कंपनी क्या क्या बनाती है? ये पेंट्स बनाती है, वॉल कवरिंग बनाती है, वाटर प्रूफिंग बनाती है, टेक्सटाइल पेंटिंग बनाती है, वॉल स्टिकर बनाती है, एक्सेट्रा। ठीक है, की पॉइंट्स पे एंटर करके की पॉइंट्स पे हम रीड मोर करेंगे। रीड मोर में हम जाएंगे बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट मतलब बिजनेस पेन का बिजनेस सेगमेंट क्या है? तो ये डेकोरेटिव आइटम बनाती है, जो कि यहाँ हम पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को बनाती है। ठीक है, ये होम डेकोर बिजनेस करती है दैट ऑफर्स मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, बाथ फिटिंग, सैनिटरी वेयर, डेकोरेटिव लाइटिंग एक्सेट्रा। इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी का क्या है? कंपनी को एशिया से 38% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में। मिडल ईस्ट से 37, अफ्रीका से 22, साउथ अफ्रीका से 3%। गाइज, इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो हम इस लिंक पे क्लिक करके इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल बिजनेस कंपनी का क्या है, ये हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंपनी के क्या क्या ब्रांड्स हैं, ये यहाँ दे रखा है। मार्केट लीडर है कंपनी, तो उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। कंपनी का क्या रेवेन्यू है, कंपनी की क्या सेल्स है, कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या है, कंपनी क्या सोचती है एक्सपेंशन के ऊपर। तो ये सब कुछ यहाँ डिटेल मैनर में दे रखा है। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या खर्चा कर रही है और उस पे क्या क्या रेवेन्यूज को जनरेट हो सकता है, इसके बारे में इसमें यहाँ दे रखा है। कंपनी के ऊपर कितना डेट है और कंपनी का फोकस क्या है। तो कंपनी, जैसे कि इसमें लिखा है, इट टारगेट्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ होम डेकोर बिजनेस टू 8 to 10%। यानी कि कंपनी का फोकस है कि होम डेकोर बिजनेस को 8 से 10% बढ़ाएगी कंपनी आगे आने वाले 3 साल में। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिजनेस को जान सकते हैं। और अगर इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम इसे अलग से गूगल पे भी टाइप करके इसको और भी डिटेल मैनर में समझ सकते हैं कंपनी का बिजनेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद गाइज, ये ऊपर जो लिंक दे रखा है ना, ये कंपनी की वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक है, जिसपे हम क्लिक करके कंपनी के प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। इसमें दे रखा है कि होम इंटीरियर, बेडरूम, मॉड्यूलर किचन, इंटीरियर पेंट्स, एक्सटीरियर पेंट्स, वॉल टेक्सचर, वॉल पेपर, वाटर प्रूफिंग, वुड पेंट्स, मेटल पेंट्स। ठीक है, तो गाइज, ये हो गया कंपनी का बिजनेस। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है गाइज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के रेशियोज, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो और ये सब, और कंपनी के क्या क्या इन्वेस्टर हैं, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो गाइज, सबसे पहले ये जो रेशियोज दे रखे ना, इसके लिए मैं एक एक रेशियो के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी डिटेल मैनर में, ताकि आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आए। क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों को भी समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इन सब पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, हम आते हैं कंपनी के सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। इससे पहले गाइज, हम ये कर सकते हैं पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन क्या होता है कि हम सेम सेक्टर की कंपनी के कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, इसके बारे में देख सकते हैं कि पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट के अलावा और कौन कौन सी कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं। फॉर एग्जांपल, बर्जर पेंट, कांसाई, एक्जो नोबल, इंडिगो, शालीमार, ये कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं। और कंपनी इन सब अपने कंपटीशन में सबसे ऊपर चल रही है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। करंट प्राइस क्या चल रहा है कंपनी का? 2262। और ये गाइज, ये सारे पॉइंट्स आते कहाँ से? ये एडिट कॉलम करके हम यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये सारे पॉइंट्स को ऊपर ऐड कर रखा है। ठीक है, सेव कॉलम करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे, मतलब ये सारे कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका
इसका इतना ही यूज है कि हम इसके कंपटीशन को देख के पेयर कंपैरिजन कर सके कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू इस कॉम्पिटिटर। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो गाइज एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करें, उसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर ना करके लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें। इसका क्या रीजन है, ऐसा हम क्यों करना चाहिए? क्योंकि बिजनेस जो होता है ना वो सीजनल होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान हर महीने या हर 3 महीने में पेंट करा रहा हो। हमने देखा होगा कि फेस्टिवल के टाइम पे या वेडिंग्स के टाइम पे पेंट जरूर होता है घरों में। इस वजह से कंपनी को उसकी सेल्स में फ्लक्चुएशन भी आती है। तो हम क्या करेंगे कि सितंबर 2004 का कंपैरिजन सितंबर 2023 के रिजल्ट से करेंगे। ठीक है, और गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये दिसंबर 2024 का अपडेट क्यों नहीं है। इसका रीज़न ये है कि अभी कंपनी का अपकमिंग रिजल्ट जो है, यानी कि दिसंबर 2024 का रिजल्ट 4 फरवरी 2025 में यहाँ पब्लिश होगा, तो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो जाएगा। फिलहाल हम कंपैरिजन इससे ही कर लेते हैं क्योंकि अभी ये डाटा हमारे पास दिसंबर का अवेलेबल नहीं है। तो सितंबर 2024 का कंपेयर इससे करा हमने, तो हम देख सकते हैं कि हमारी सेल्स एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर कम हुई है। कितने से कम हुई है? ऑलमोस्ट 400 करोड़ से। इसका रीजन क्या हो सकता है? सेल्स कम होने का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है रॉ मटेरियल के प्राइस का इंक्रीज हो जाना। अब हम जानेंगे रॉ मटेरियल क्या होता है। गाइस पेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो यूज होता है वो क्रूड ऑयल से बनता है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से जब बढ़ता है तो उसकी सेल्स पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्सपेंस में। एक्सपेंस में हम इस पे प्लस पे क्लिक करके हम मटेरियल कॉस्ट को देखेंगे कि सच में रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हुआ है या नहीं। तो देखो इस बार कितना है 59% और लास्ट ईयर कितना था 57, यानी कि 2% से मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई है। मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होने से क्या हुआ कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो बढ़ गई लेकिन कंपनी ने अपना सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं किया, जिसकी वजह से सेल्स डाउन हो गई। ठीक, इसका रीजन हमें मिल गया कि क्यों सेल्स डाउन हुई है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है और कंपनी ने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं किया। अब आता है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट इस बार कितनी है 8% और लास्ट ईयर कितनी थी 7%। इसका मतलब है कंपनी ने एम्प्लॉयज पे ज्यादा खर्चा करा है, कंपनी ने ईयरली बोनस दिया होगा, वेजेस बढ़ाई होंगी, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि नए एम्प्लॉयज यानी कंपनी एक्सपेंशन कर रही होगी जिसके लिए कंपनी ने नए लोगों को हायर किया होगा। इसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई जो कि 7 से 8% हो गई है इस बार। तो फिर उसके बाद आता है, इसको हम फिर से इसको कर देंगे जैसे था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब हम सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर लेते हैं तो हमारा निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि आया 1240 और लास्ट ईयर कितना था 1716। तो ये कम हुआ है, एक मतलब प्रॉफिट हमारा कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद आता है अदर इनकम। अदर इनकम क्या होती है गाइज? इनकम जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है उसे कहते हैं अदर इनकम। अदर फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट के पास 20 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा थे, फंड्स थे उसके पास, और उसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में उसको इन्वेस्ट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी को क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। ठीक है, इंटरेस्ट मिलने से क्या हुआ? इनकम तो बढ़ गई उसकी, तो उसने इसको एज अ अदर इनकम शो किया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? इस बार कितनी थी 25 करोड़ और लास्ट ईयर कितनी थी 194। गाइज ये बहुत ज्यादा चेंज आया है इसके बाद, मतलब अदर इनकम बहुत ज्यादा कम हुई है इस बार। इसका रीजन हम जानेंगे क्यों। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सेप्शन आइटम है 180 करोड़ का, ये नेगेटिव है। इसके नेगेटिव होने से यानी कि इसके कम होने से हमारा जो अदर इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा 25 तक पहुंच गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो 180 का एक्सेप्शन आइटम, इसको हम कैसे देखेंगे कि ये है क्या, कंपनी ने क्या किया इसके लिए, मतलब कैसे आया ये फिगर, ये हम देखेंगे। तो हम लास्ट में यहाँ आएंगे, लास्ट में जहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक करके आ सकते थे। तो यहाँ क्लिक करके हमने नवंबर 2024 की पीपीटी पे जाएंगे। ये पीपीटी क्या है? ये प्रेजेंटेशन है कंपनी की। ठीक है, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है Q2 का, फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट है ये। तो इसमें हमें इसने दे रखा है, यहाँ पे आएंगे हम,
25। जैसे कि हम देख सकते हैं एक्सेप्शन आइटम इन Q2 फाइनेंशियल्स, इसमें कंपनी ने दे रखा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्पेयरमेंट प्रोविजन ऑन गुडविल ऑन कंसोलिडेशन ऑफ 1 to 4 करोड़ रिकॉग्नाइज्ड ऑन वाइट टिक। गुडविल इम्पेयरमेंट क्या होता है गाइज? ये कोई नुकसान नहीं है कंपनी का, ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है, ये कोई लॉस नहीं है। इन्होंने वाइट टिक कंपनी को खरीदा होगा जिसकी गुडविल रही होगी, और जितनी भी कंपनी होगी उस पर गुडविल भी कंपनी ने दी होगी। तो गुडविल को खत्म करना होता है, तो जैसे ही एसेट का डेप्रिसिएशन किया जाता है वैसे ही गुडविल का इम्पेयरमेंट किया जाता है। सो गाइज ये कोई लॉस नहीं है, सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है। कितने से? 124 करोड़ से। ठीक है। तो और नेक्स्ट लिखा है इन एडिशन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल फॉरेक्स लॉस ऑफ इथियोपिया 56 करोड़। सो गाइज ये क्या है? वहाँ की करेंसी, यानी कि इथियोपिया की करेंसी डीवैल्यूड हुई है, जिसकी वजह से उसको कंपनी को, एशियन पेंट को फॉरेक्स लॉस हुआ है। कितने का? 56 करोड़ का। तो अगर हम 124 प्लस 56 करें तो ये बैठता है हमारा 180 करोड़, जो कि कंपनी ने यहाँ शो किया है। ठीक है, ये रहा 180 करोड़। तो कुल मिला के गाइज ये गुडविल का इम्पेयरमेंट हुआ है, कोई लॉस नहीं है, लेकिन कंपनी को इसको शो करना पड़ता है क्योंकि गुडविल को भी डेप्रिसिएट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लास्ट ईयर कितना था? 51 करोड़ का, और इस बार कितना है? 63। इंटरेस्ट क्या होता है गाइज? कंपनी बैंक से जो भी लोन लेती है उस पे कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है, अगर इस बार इंटरेस्ट बढ़ा है, इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, यानी कि बोरिंग्स को बढ़ाया है। और बोरिंग्स कहाँ दिखती है हमें? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। हम यहाँ क्लिक करके बैलेंस शीट में देखेंगे कि सच में बोरिंग बढ़ी है। तो हम देखेंगे लास्ट मार्च 2024 में कितनी थी? 2474, और इस बार कितनी है? 2516, यानी कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ कंपनी ने लोन अपना बढ़ाया है, बैंक से लोन लिया है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है। तो हम वापस क्वार्टर में जाएंगे, और ये हमें समझ में आ गया कि ये इंटरेस्ट क्यों बढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है गाइज? कंपनी जो भी एसेट परचेज करती है फॉर लॉन्ग लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय के लिए जो कंपनी अपने फिक्स एसेट्स पे खर्च करती है, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, फिक्सचर पे, और लैपटॉप पे, चेयर्स पे, फर्नीचर्स पे। तो ये क्या होते हैं? ये कंपनी की लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जो कंपनी आगे आने वाले 10 से 20 साल के लिए यूज करेगी, और जिसका फायदा उसको प्रोडक्शन में अल्टीमेटली मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने 20 करोड़ की कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, और उस पे कंपनी को पता है कि इस बिल्डिंग को मैं कम से कम 20 साल यूज में लूंगी। तो इसके हिसाब से इसने क्या करा, उस 20 साल के अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट को, यानी कि 20 करोड़ को इस तरीके से सेग्रीगेट कर दिया कि ईयरली उसको प्रोपोर्शनेटली उसको एज अ एक्सपेंस दिखा दिया, यानी कि 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स, इसका मतलब 10 करोड़ पर ईयर। तो कंपनी ने डेप्रिसिएशन के रूप में इसको एज अ एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया। ठीक है, एज अ एक्सपेंस दिखाया। तो देखेंगे हम कि लास्ट ईयर था 209 का, और इस बार 242 करोड़ का। इसका मतलब डेप्रिसिएशन बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स एसेट बढ़ी होंगी। अब हम नीचे आके देखते हैं बैलेंस शीट में, क्या सच में फिक्स एसेट बढ़ी है? यस। पहले 7147 की थी, अब 7879 की है। डेप्रिसिएशन के, सॉरी, फिक्स एसेट्स के बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ गया, डेप्रिसिएशन के बढ़ने से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि ये एज ए एक्सपेंस दिखाया जाता है। गाइस, डेप्रिसिएशन ना एक ऐसी चीज है जो कंपनी को, ये ना, मतलब ये है कि कंपनी की जेब से तो कुछ नहीं गया, लेकिन ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है, और ये इसलिए की जाती है ताकि इनकम टैक्स में बेनिफिट जा सके। इनकम टैक्स में बेनिफिट कैसे लेती है कंपनी? इसको ऐसा एक्सपेंस दिखाती है ताकि उसका नेट प्रॉफिट कम हो जाए, और नेट प्रॉफिट पे उसका टैक्स भी कम हो जाए।
ठीक है। उसके बाद आता है जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन इन सबको इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, जो कि कितना बैठा, जो कि बैठा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बैठा, 959 करोड़। ठीक है। उस पर कंपनी ने टैक्स पे करा 28 और लास्ट ईयर कितना करा 25 करोड़, यानी कि 3% कंपनी ने ज़्यादा टैक्स पे किया है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, कंपैरेटिवली ज़्यादा टैक्स पे किया है। इसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया 694 करोड़ और लास्ट ईयर कितना था 123 करोड़। ठीक है। तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। अब गाइज यहाँ क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ हो गया, हम देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉफिट हाफ होने के रीज़न हमने देख लिया कि कंपनी ने डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किया, इस बार कंपनी की इनकम भी 180 करोड़ से कम हो गई और कंपनी की सेल्स भी कम हुई है, कंपनी की मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है, इसकी वजह से ये इतना आया है। अगर हम इन्हें इसे रियलिटी में देखें ना, तो ये इतना जितना कंपनी ने शो किया है ना नेट प्रॉफिट, इससे ज़्यादा नेट प्रॉफिट होना चाहिए था। अगर कंपनी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सेम यानी 25 करोड़ 25% टैक्स पे करती, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी फिगर ज़्यादा आता, क्योंकि कंपनी ने टैक्स पे करके कम टैक्स पे किया होता तो नेट प्रॉफिट भी हमारा ज़्यादा होता है यहाँ पे। और अदर इनकम अगर 180 नेगेटिव ना दिखाती तो ये इनकम भी बढ़ी हुई होती है यहाँ पे। और एक्सपेंस अगर कंपनी की मटेरियल कॉस्ट मतलब बढ़ती नहीं है मटेरियल कॉस्ट, तो एक्सपेंस भी हमारा कम होता। तो अल्टीमेटली ये कैसे कम हुआ है इसके रीज़न हमने जान लिए, और ये कैसे ज़्यादा हो सकता था इसका रीज़न भी हमें पता चल गया। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड, ये हमने क्वार्टरली उसमें देख लिया है, क्वार्टरली वाले सेक्शन में कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे समझते हैं। उसके बाद आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट क्या होती है गाइस? बैलेंस शीट होती है जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को मिलके बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा लाइबिलिटी साइड में इक्विटी कैपिटल। ये इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इक्विटी कैपिटल होता है कि इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इनटू द बिजनेस। कंपनी में जो भी इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ना कंपनी को खड़ा करने के लिए, वो होती है इक्विटी कैपिटल, जिसको हम शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, जो कि 96 करोड़ है। अब ये देखो, ये 96 फिक्स है, मतलब ये 2013 से अब तक फिक्स चली आ रही है, क्योंकि ये कंपनी ने एक बार इन्वेस्टमेंट करी थी और इस 96 को लगा के कंपनी ने बाकी के ये सारी चीजें क्रिएट की हैं, तो इसलिए ये 96 करोड़ फिक्स रहेगा। अब रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है गाइस पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। कंपनी क्या करती है, जितना भी प्रॉफिट कमाती है ना, उसका कुछ हिस्सा तो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट देती है और कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में अपने पास रखती है, ताकि इस रिजर्व का यूज करके कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन कर सके और कंपनी की ग्रोथ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है। इसलिए ये रिजर्व रिजर्व मतलब ये आइडल पड़ा हुआ कैश होता है जो कंपनी फ्यूचर पीरियड के लिए यूज करने वाली होती है। ठीक है। बोरोइंग क्या होती है? बोरोइंग हमने पहले ही जान लिया। बोरोइंग होती है जो कंपनी बैंक से लोन्स लेती है ना, बैंक से लोन लेती है, उसको बोलते हैं हम बोरोइंग। ठीक है। अदर लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटी क्या होता है गाइस? कंपनी जो भी अदर देन लोन फ्रॉम बैंक, कंपनी जो भी उधार लेती है किसी से, वो अदर लाइबिलिटी में इंक्लूड करती है। अगर हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ट्रेड पेबल, कंपनी ने उधार माल परचेज करा है, रॉ मटेरियल जो परचेज किया है अपने वेंडर से वो उधार में किया है, कंपनी ने कस्टमर से एडवांस ले रखा है, तो ये कहाँ इंक्लूड होता है? अदर लाइबिलिटी में। फिर आता है एसेट साइड, फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के बढ़ने से ना डेप्रिसिएशन बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेगी, सेल्स के बढ़ने से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट के बढ़ने से शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि जो भी चीज वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, द एसेट विच इज इनकम्प्लीट। कंपनी ने देखो इन्वेस्ट तो कर दिया है, मतलब बिल्डिंग तो परचेज कर ली है, लेकिन उस पर अभी कंपनी फ्लोर बना रही है। ठीक है। उस फ्लोर को बनाने के लिए कंपनी ने फॉर एग्जांपल 10 करोड़ इन्वेस्ट कर चुकी है उस बिल्डिंग पे, और अभी फ्लोर बन रहे हैं। कम से कम कंपनी को इसमें
100 करोड़ का बजट फाइनल करा है कंपनी ने, 10 करोड़ लगा चुकी है। तो जो लगा चुकी है ना, किस पे, उस बिल्डिंग पे, तो वो 10 करोड़ वर्क इन प्रोग्रेस में काउंट होता है। और जैसे ही वो बिल्डिंग बन फिक्स एसेट्स का पार्ट बन जाएगी, और फिक्स एसेट का पार्ट बनते ही क्या होगा, वो प्रोडक्शन में लाई जाएगी। बिल्डिंग प्रोडक्शन में लाते ही क्या होगा, सेल्स बढ़ेगी। सेल्स बढ़ने से क्या होता है, नेट प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है। और साथ साथ फिक्स एसेट्स में आने से डेप्रिसिएशन भी इस पे चार्ज होने लगता है। जब तक ये वर्क इन प्रोग्रेस में है ना, तब तक इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जैसे ही ये फिक्स एसेट का पार्ट बनेगी, इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा। और ये पार्ट बनते ही उस पे सेल्स को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। ये फिक्स एसेट जैसे ही प्रोडक्शन में जाएगी, ऑपरेशनल होगी, सेल्स भी बढ़ेगी, और सेल्स के बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, या कंपनी ने बॉन्ड्स परचेज कर लिए, या कंपनी ने किसी को मतलब कोई फिक्स एफडी करा ली। ठीक है। अदर एसेट्स क्या होती हैं, लाइक इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, लोन इन एडवांसेस, अदर एसेट्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस शीट का ओवरव्यू। उसके बाद गाइज, इसके बाद हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है गाइज, कंपनी में जो भी प्रमोटर्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो हम देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 52.63% का कंपनी में हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की। आई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर जो हमारे इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। एशियन पेंट में जिन लोगों ने फॉरेन से इन्वेस्ट किया रखा है, ये उतना है। लास्ट कितना था, ये 15.28 था लास्ट क्वार्टर, और इस बार कितना है, 13.6761। डीआईआई क्या होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। कि डोमेस्टिक में हम जैसे इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन है, एलआईसी है, एसबीआई म्यूचुअल है, एसबीआई निफ्टी है, आईसीआईसीआई है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है। ठीक है। तो ये होते हैं डोमेस्टिक। उसके बाद गवर्नमेंट ने कितना है, 0.06, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर से सेम ही चल रहा है। पब्लिक के पास कितना है, 19.66, और इससे पहले कितना था, 18.66, 18.88। तो कंपनी का पब्लिक शेयर होल्डिंग भी बड़ी है। अदर्स में आते हैं, अदर्स। ठीक है। सो गाइज, ये था कि कैसे किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस को और उसके बिजनेस को समझ सके। अब एक बार मैं आपको इसके चार्ट के ऊपर लेके जाती हूँ, कि इसको चार्ट में हम देख भी सकते हैं। तो मैं गई ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे मैंने सर्च करी कंपनी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने सर्च करी एशियन पेंट लॉन्च चार्ट। ठीक है। डेली पे मैं देखती हूँ इसको। सो गाइस देखो, कंपनी ना फिलहाल अपने लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे चल रही है। पहले मैं इसकी ड्राइंग्स को रिमूव करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। सो गाइज, ये था इसका लाइफ टाइम हाई, जो कि इसने जनवरी 2022 में बनाया। ये था इसका लाइफ टाइम हाई। तो फिलहाल ये अपने लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे चल रही है, ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसे हम लाइफ टाइम हाई से देखेंगे ये कितना नीचे चल रही है। तो गाइज, हम देख सकते हैं कि ये अपनी लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 37 यानी 38% डाउन चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट कम आया है। नेट प्रॉफिट हमने जान लिया है कि क्यों कम आया है, ये एक टेम्परेरी रीजन की वजह से कम आया है। ठीक है गाइज, ये ऐसा तो नहीं है कि ये एक क्वार्टर के खराब होने से पूरी कंपनी का बैलेंस, पूरी कंपनी खराब हो जाए। एक क्वार्टर के खराब होने से इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कंपनी 80 साल पुरानी है, और 80 साल पुरानी कंपनी ने कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को बदलते हुए देखा होगा, कितने उसने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बदलते हुए देखा होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी, नेचुरल डिजास्टर्स,
और कितनी इसने कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बदलते हुए देखा होगा। तो कुल मिला के अगर आज भी कंपनी टॉप नंबर 1 पे है, टॉप पे है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो कंपनी को बिजनेस करना आता है और कंपनी को समझ में आता है कि कैसे बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाई जाए और कैसे डिमांड को बनाए रखा जा सके। ठीक है, सो गाइज ये फिलहाल 37% डाउन है। और अगर हम देखें तो ये कौन से प्राइस पे ट्रेड कर रही है, जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ट्रेड कर रही है जो कि ये दिसंबर 2020 में था। और अगर हम देखें दिसंबर 2020 में एशियन पेंट के पास फिक्स एसेट कितनी थी, एशियन पेंट के पास फिक्स एसेट थी 6272 करोड़। ठीक है, जब 6000 यानी कि 6272 करोड़ पे उसका शेयर प्राइस इतना था, कितना था इसका शेयर प्राइस 2214 था। तो फिलहाल कंपनी के पास जब फिक्स एसेट्स भी बढ़ चुकी है, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे, कंपनी के पास फिक्स एसेट भी बढ़ चुकी है, कंपनी के पास वर्क इन प्रोग्रेस में भी लगा हुआ है। जैसे ही ये ऑपरेशनल होगा तो कंपनी की फिक्स एसेट कितने से बढ़ेगी, 3 करोड़ से, यानी कि टोटल कितना होगा 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ होते ही क्या होगा, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी। आगे आने वाले टाइम में जैसे हम देखेंगे कि हो सकता है इस नेक्स्ट क्वार्टर में भी ना होगे, उससे नेक्स्ट में, यानी कि अगर इसमें 1 साल भी लग गया, फॉर एग्जांपल 1 साल यानी कि 4 क्वार्टर भी लग गए कंपनी को प्रोग्रेस को कंप्लीट करके फिक्स एसेट में इंक्लूड करने के लिए, तो इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जिससे ऑपरेशन कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा, उसकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ने से क्या होता है, नेट प्रॉफिट बढ़ता है। तो इस तरीके से हम कंपनी को जान सकते हैं कि कैसे फिक्स एसेट्स और WIP दोनों को इंक्लूड करके हम ये जान सकते हैं कि कंपनी की ऑपरेशन कैपेसिटी कब बढ़ सकती है और उसमें कितना टाइम लग सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखोगे, ये देखो मार्च 2022 में वर्क इन प्रोग्रेस कितना था, 1020, उसके बाद 2698। इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है और अब थोड़ा कम हुआ है, यानी कि 2272 हुआ है। तो इसका मतलब 7 से ये 8 भी तो आया है। ठीक है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस का कुछ अमाउंट फिक्स एसेट्स में इंक्लूड हो गया है यहाँ पे। जब नेक्स्ट क्वार्टर ये वर्क इन प्रोग्रेस और कम होगा तो वो फिक्स एसेट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोच समझ के देख सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है और कैसे उसको, अगर शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाना होगा तो नेट प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये भी हम जान सकते हैं। जैसे कि हमने यही इसी वाली क्वार्टरली रिजल्ट्स में ही देख लिया कि नेट प्रॉफिट को आधा कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, ताकि टैक्स कम देना पड़े। और प्रॉफिट को कम करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि कंपनी को अपना शेयर प्राइस नीचे लेके आना हो सकता है कंपनी से किसी ऑपरेटर ने कनेक्ट किया हो कि इसके शेयर प्राइस को नीचे करो, मैं माल भरना चाहता हूँ, लोगों के सेंटिमेंट्स को ख़राब करो ताकि लोग सस्ते में इसको बेच दें। और जैसे ही लोग बेचेंगे मैं अपनी एक्युमुलेशन करूँगा, मतलब उसे खरीद लूँगा, और जैसे ही मैं स्टॉक भरेगा मैं तुरंत इसे ऊपर ले जाऊँगा। और उस जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट जब ऑपरेटर चाहेगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को अच्छा कर दो ताकि मैं, क्योंकि मैं माल निकालना चाहता हूँ, तो क्वार्टरली रिजल्ट को ऊपर ले जाएगी कंपनी। ठीक है, इस एशियन पेंट की बैलेंस शीट को समझ के हमने जाना कि कैसे कंपनी मैनिपुलेशन कर सकती है, कि कौन कौन सी जगह कर सकती है। एक तो डेप्रिसिएशन में, एक अदर इनकम में, और एक टैक्स में। ठीक है, अब बात और गाइस, जैसे हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस पे 52 वीक्स हाई लो इंडिकेटर लगा दूं तो हम देखेंगे, देखो जब भी इसने 52 वीक टच किया, यानी कि यहाँ पर टच किया, उसके बाद रैली आ गई। ठीक है, यहाँ टच किया, उसके बाद रैली आ गई। फिलहाल ये यहाँ टच कर रहा है, उसके बाद रैली आएगी। देख सकते हैं कंपेयर करके पहले से, यहाँ जैसे यहाँ टच करा रैली आई, यहाँ टच करा रैली आई अच्छी खासी। ठीक, यहाँ टच करा, यहाँ रैली आई। ठीक है गाइस, तो गाइस सबसे बड़ी बात कि एशियन पेंट मार्केट लीडर है,
वो एक क्वार्टर के रिजल्ट्स के खराब होने से अपने शेयर प्राइस को, अगर वो उसका शेयर प्राइस नीचे लाया गया है ना, तो इसके रीजंस बनते हैं। इसमें हम सोच सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ चल रहा है कंपनी में, इंटरनली कोई ना कोई कनेक्ट कर रहा है कंपनी को, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हम कैसे सोच सकते हैं कि एशियन पेंट का अब क्वार्टरली रिजल्ट खराब हो गया, अब ये कभी उठेगी नहीं, कभी बढ़ेगी नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है पेंट्स की, वो सिर्फ और सिर्फ 4 kgs है, एज कंपेयर टू एवरेज ऑफ ग्लोबल। ग्लोबल एवरेज बढ़ता है हमारा, अगर मैं आपको एक बार यहाँ गूगल पे दिखाती हूँ कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट वर्सेस ग्लोबल कंजम्पशन। ठीक है गाइस, देखो, इंडियन कंज्यूमिंग अराउंड 3.5 to 4.1 kgs पर पर्सन। ठीक है, इंडिया में एवरेज एक इंसान 4 kgs पेंट कंजम्पशन करता है, एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज जो कि 10 to 15 kgs है। मतलब ग्लोबल एवरेज जो है 10 से 15 किलो का है, और जो इंडिया का एवरेज है वो 3 से 4 किलो का। जो तो इंडिया का एवरेज कितना है, मोस्ट 1/4 है ग्लोबल कंजम्पशन का। तो गाइज, इससे ही हम जान सकते हैं कि क्यों पेंट कंजम्पशन आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा, क्योंकि फिलहाल इंडिया बहुत पीछे चल रहा है पेंट कंजम्पशन में, और आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, जीडीपी ग्रोथ आएगी, कंजम्पशन पेंट की बढ़ेगी। ठीक है, जैसे पेंट का कंजम्पशन सिर्फ घरों में ही नहीं होता, ये कारों में, रोड्स में, ब्रिजेस में, मशीनरी में, ट्रेन्स में, प्लेन्स में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, हाई राइज सोसाइटी में, फ्लैट्स में, सब में होता है। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में हमें पता है इंडिया जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी इंक्रीज होने पर ही है, और जैसे ही जीडीपी इंक्रीज होता है, किसी की इनकम बढ़ती है, उस हिसाब से इंडिविजुअल के डिमांड बढ़ती है, लग्जरी प्रोडक्ट्स को खरीदने में, अच्छा घर बनाने में, अच्छी कार लेने में, अच्छी ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए, अच्छे फ्लाइट्स में रहने के लिए। तो इन सब में हमें पेंट का कंजम्पशन बढ़ता है, और पेंट का डिमांड बढ़ने से क्या होगा, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो गाइज, ये कंपनी की फंडामेंटल्स, ये कैसे कंपनी के फंडामेंटल्स को हम देख सकते हैं। सो गाइज, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।